हेलो एवरीवन। LARR एक्ट कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 2 में आज आपका स्वागत है। आज हम एक्ट की अगले महत्वपूर्ण सेक्शंस को इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल और MCQ के साथ कवर करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने 1 से 3 तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 1 से 3 में डेफिनेशन क्लोज था, जिसके कुछ एक डेफिनेशन, बहुत कम डेफिनेशन आज बची है, वो कवर करेंगे, उसके MCQ, और देन चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस, सामाजिक प्रभाव और लोक प्रयोजन का निर्धारण, जो सेक्शन 4 से लेके 9 तक है। तो डेफिनेशन है एक्स पे पर्सन इंटरेस्टेड कि हितबद्ध व्यक्ति कौन होता है। तो वो व्यक्ति हितबद्ध होता है जो लैंड एक्विजिशन के कंपनसेशन में इंटरेस्ट रखता है, यानी जिसे अलग कर दिया गया है उसकी भूमि से, और वो इंटरेस्टेड है कंपनसेशन लेने के लिए। इसमें ये पर्सन फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट, ये सब शामिल है इनमें, यानी जिसका एक्विजिशन से कुछ ना कुछ हित या नुकसान जुड़ा हुआ है, वो लोग इसमें सम्मिलित होंगे। वाई है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड में जैसे हर एक्ट में डेफिनेशन होती है, एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल द्वारा जो निर्धारित किया गया उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। जेड में दे रखा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? वही वे प्रोजेक्ट जिसके लिए लैंड एक्वायर की जा रही है। अफेक्टेड पर्सन की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जिस काम के लिए भूमि दी जा रही है वो इसमें आएगा। परियोजनाओं में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, उस पर्पज से। जेड ए में दे रखा है पब्लिक पर्पस क्या होता है। तो पब्लिक पर्पस जैसे हमने पहले भी बात करी थी 2.1 में, जैसे डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग प्रोजेक्ट, रोड, कैनाल, ये सब बनाने के लिए जब लैंड एक्वायर की जाती है तो वो जो प्रोजेक्ट होता है वो पब्लिक पर्पस के लिए होता है। जेड बी में दे रखा है रिक्वायरिंग बॉडी। भूमि मांगने वाली संस्था कौन सी होगी? जो कोई भी हो सकता है, कंपनी, गवर्नमेंट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट की गई कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कॉरपोरेट, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए लैंड एक्वायर की जा रही हो। कंपनी हो सकती है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है। जेड सी में दे रखा है रीसेटलमेंट एरिया, पुनर्स्थापन क्षेत्र, यानी वो एरिया जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को पुनः बसाता है। जैसे लैंड एक्वायर करने के लिए एक जगह से आपने किसी फैमिली को हटाया है, तो अब उसको वापस सेटलमेंट करना होगा, वो एरिया है रीसेटलमेंट एरिया। जेड डी में है शेड्यूल एरिया कौन सा होगा, जो PESA एक्ट में दे रखा है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, यानी लघु किसान कौन होते हैं। तो कल हमने एक पढ़ा था मार्जिनल फार्मर, इससे पहले जो सेक्शन थे। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास अनइरिगेटेड लैंड होती है 1 हेक्टेयर तक, और इरिगेटेड लैंड होती है 0.5 हेक्टेयर तक। तो ये दोनों में डिफरेंट है, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर में। स्मॉल फार्मर के पास में अनइरिगेटेड लैंड होती है 2 हेक्टेयर तक, और इरिगेटेड लैंड कहाँ तक होती है? 1 हेक्टेयर तक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया है JDA एक्ट की। अब हम चलेंगे चैप्टर 2 में, जो सेक्शन 4 से लेके 9 तक है। उससे पहले हम डेफिनेशन क्लोज के MCQ डील कर लेते हैं, ताकि डेफिनेशन क्लोज अपना हर तरीके से कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन है पर्सन इंटरेस्टेड में कौन कौन शामिल है। तो ये सब शेयर कॉर्पोरेट, फॉरेस्ट राइट होल्डर, टेनेंट, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पर्सन इंटरेस्टेड का संबंध किससे है? कंपनसेशन, जिन्हें कंपनसेशन लेने का हक है, जिनका लैंड एक्विजिशन से कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड, जो नियमों द्वारा विहित है। प्रोजेक्ट कौन सा है? जिसके लिए लैंड एक्वायर की जा रही है। प्रोजेक्ट के डेफिनेशन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अफेक्टेड पर्सन की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक्ट में दे रखा है। पब्लिक पर्पस का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सेक्शन 2 के 1 में किया गया है। पब्लिक पर्पस का उदाहरण, ये सारे पब्लिक पर्पस है, डिफेंस हो गया, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। रिक्वायरिंग बॉडी कौन हो सकता है? ये सभी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट किए जाते हैं लैंड एक्वायर करने के लिए। रिक्वायरिंग बॉडी का अर्थ ये होता है कि लैंड मांगने वाली संस्था जो लैंड एक्वायर कर रही है पब्लिक पर्पस के लिए। रीसेटलमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे डिस्प्लेस्ड फैमिली को फिर से बसाया जाता है। सेक्शन 4, इसका टाइटल इम्पॉर्टेंट है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA स्टडी क्या होती है। हमने ये पढ़ा था कि लैंड एक्विजिशन से पहले, लैंड को एक्वायर करने से पहले एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, उसका नाम है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट।
गवर्नमेंट जब पब्लिक पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर करती है तो पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। क्या देखा जाएगा उसमें उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में पब्लिक पर्पस के लिए लैंड चाहिए या नहीं, या कोई किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, कितनी फैमिलीज उससे प्रभावित होगी, कितने लोग डिस्प्लेस होंगे, कितनी लैंड हाउस और कॉमन प्रॉपर्टी प्रभावित होगी, क्या कोई अल्टरनेटिव लैंड उसके लिए अवेलेबल है, प्रोजेक्ट के सोशल इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पंचायत और म्यूनसिपलिटी से कंसल्टेशन की जाएगी इस रिपोर्ट के बारे में, और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगी, मतलब अपलोड कर दी जाएगी। और ये रिपोर्ट जो है ऑर्डर निकालने के बाद में 6 महीने में पूरा करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके लिए सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट भी बनाया जाएगा। तो सेक्शन 4 बात करता है SIA रिपोर्ट के बारे में, 6 महीने में इसको पूरा करना ज़रूरी है। फिर है सेक्शन 5, जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, पब्लिक हेयरिंग फॉर SIA। अब जनता को सुना भी जाएगा, राइट टू हेयर का राइट भी है। जैसे SIA रिपोर्ट बनाने से पहले गवर्नमेंट को पब्लिक हेयरिंग करनी पड़ेगी। किस लिए? कि अफेक्टेड एरिया जो है उसमें हेयरिंग का आयोजन किया जाएगा, और जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनकी राय, व्यूज़, ऑब्जेक्ट ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्या ज़रूरी है या नहीं। इन व्यूज़ को भी SIA रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। पब्लिसिटी को देखकर हेयरिंग करवाई जाएगी, डेट, टाइम, वेन्यू ये सब पहले ही बताया जाएगा। ये है सेक्शन 5 की जिस्ट। सेक्शन 6 पब्लिकेशन ऑफ SIA स्टडी। तो SIA रिपोर्ट और सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान को पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा पब्लिक डोमेन में। रिपोर्ट लोकल लैंग्वेज में होगी, ये याद रखना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं, जो भी लोगों के द्वारा समझी जा रही है उस लैंग्वेज में होगी। पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM, तहसील ऑफिसर में ये उपलब्ध करवाई जाएगी और गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। ये सब ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। फिर है सेक्शन 7 अप्रेजल ऑफ SIA रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस रिपोर्ट को बनाने के बाद में इसका इवोल्यूशन करवाया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंट किया जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इस ग्रुप में कौन कौन होगा। 2 इसमें साइंटिस्ट होंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं। 2 इसमें सोशल साइंटिस्ट होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे पंचायत, ग्राम सभा और म्यूनसिपैलिटी, और 2 R&R एक्सपर्ट, है ना, यानी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्सपर्ट, और एक इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट होगा। यानी टोटल कितने हो गए? 2 सोशल साइंटिस्ट हो गए, 2 रिप्रेजेंटेटिव, 2 RR एक्सपर्ट और एक हो गया टेक्निकल एक्सपर्ट। तो यानी इस ग्रुप में, एक्सपर्ट के ग्रुप में 7 मेंबर्स होंगे, ये हमें याद रखना है। प्रोजेक्ट वास्तव में ये देखेंगे कि पब्लिक पर्पस के लिए है या नहीं, इससे सोशल कॉस्ट कितनी आ रही है, सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, बेनिफिट तो नहीं ज़्यादा, प्रोजेक्ट बेनिफिट से अधिक तो नहीं है। इन सबको इवोल्यूएट करने का काम जो है वो इस एक्सपर्ट ग्रुप का होने वाला है। सेक्शन 8 और 9 कर लेते हैं, उसके बाद 4 से लेके 9 तक साथ में ही MCQ करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ SIA रिपोर्ट बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके द्वारा एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा। तो SIA रिपोर्ट और एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट मिलने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंतिम जांच करती है कि वास्तव में लैंड एक्विजिशन होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स उसके द्वारा देखे जाएंगे कि वही जो SIA रिपोर्ट में होता है कि वास्तव में पब्लिक पर्पस के लिए है या नहीं, प्रोजेक्ट का बेनिफिट, सोशल कॉस्ट क्या होगी, सोशल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, मिनिमम और रिक्वायर्ड लैंड ही एक्वायर की जाएगी, और इसके अलावा अनयूटिलाइज्ड लैंड उपलब्ध ना हो पहले से अभिकृत, और लोगों का डिस्प्लेसमेंट और नुकसान न कम से कम हो, ये को गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा। और ये सारी रिपोर्ट जो है वेबसाइट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और कलेक्टर ऑफिस में उपलब्ध करवाई जाएगी आम जनता के लिए। और इस रिपोर्ट के ऊपर भी कलेक्टर रिपोर्ट और एक्सपर्ट रिपोर्ट दोनों पर विचार किया जाएगा। और सेक्शन 9 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA के द्वारा, मतलब कि क्या एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी को। तो जनरल रूल ये है कि लैंड एक्विजिशन से पहले SIA स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर वो लैंड ऐसी है, एक्विजिशन
अर्जेंसी प्रोविजन के लिए हो, सेक्शन 40 में प्रोविजन दे रखे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तब उसको एग्जम्पशन है, यानी ऐसा ये रिपोर्ट तैयार नहीं की जाएगी, मतलब टाइटल से काम चल जाएगा इसका। अब हम 4 से लेके 9 तक MCQ देखते हैं तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान किस सेक्शन में है, तो आप बताइए किस सेक्शन में है। सेक्शन 4 में है। किन उद्देश्यों के लिए की जाती है ये, पब्लिक पर्पज और सोशल इम्पैक्ट जानने के लिए की जाती है। कितने महीनों में पूरी होनी चाहिए रिपोर्ट, 6 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए। कंसल्ट किससे किया जाएगा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी, इन सब से कंसल्ट किया जाएगा। एसआई में क्या आंकलन किया जाता है, सभी कि कितनी फैमिलीज अफेक्टेड हो रही है, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज क्या होगा। पब्लिक हियरिंग का ऑप्शन कौन से सेक्शन में दे रखा है, आप बताइए। सेक्शन 5 में। कहाँ आयोजित की जाएगी, तो अफेक्टेड एरिया में। पब्लिक हियरिंग में किसकी राय दर्ज की जाएगी, तो जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनकी। पब्लिक हियरिंग से प्राप्त व्यूज़ को कहाँ शामिल किया जाएगा, उस रिपोर्ट में, SIA रिपोर्ट में। और SI रिपोर्ट के पब्लिकेशन का प्रावधान कौन सी सेक्शन में दे रखा है, तो सेक्शन 6 में दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIA रिपोर्ट किस भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ये लोकल लैंग्वेज में करवाई जाएगी। कहाँ उपलब्ध होगी, तो ये पंचायत, कलेक्टर ऑफिस, म्यूनसिपैलिटी, यहाँ सब जगह होगी। SI रिपोर्ट को कहाँ अपलोड किया जाएगा, तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। सेक्शन का 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रांसपेरेंसी होना। SIA रिपोर्ट का इवोल्यूशन कौन करता है, तो एक्सपर्ट ग्रुप करता है, जिसमें 7 मेंबर थे। एक्सपर्ट ग्रुप का प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 7। 7 ही मेंबर थे और सेक्शन 7 में ही इसका प्रावधान दिया गया है। सोशल साइंटिस्ट कितने थे, 2। और R&R एक्सपर्ट कितने थे, वो भी 2 थे। टेक्निकल एक्सपर्ट कितना था, ये थोड़ा अलग था, 1। और पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनसिपैलिटी, इन सब से कितने थे, इनसे भी 2, तो हो गए 7 पूरे। अब देखते हैं हम सेक्शन 8 और 9 से बनने वाले क्वेश्चन। SI रिपोर्ट की अंतिम जांच कौन करेगा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जांच की जाएगी। गवर्नमेंट सेक्शन 8 में क्या सुनिश्चित करती है, सभी की पब्लिक पर्पस है या नहीं, या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड लैंड है या नहीं, या फिर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब। प्रोजेक्ट का बेनिफिट किसके अधीन होना चाहिए, किससे अधिक होना चाहिए, तो सोशल कॉस्ट और सोशल इम्पैक्ट से अधिक होना चाहिए। गवर्नमेंट किस भूमि के उपलब्ध न होने को सुनिश्चित करेगी, अनयूटिलाइज लैंड, इसके लिए करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किन रिपोर्ट पर विचार करती है, किस पे करती है, इन दोनों ही रिपोर्ट पर विचार करती है, हमने लास्ट में देखा था। सेक्शन 9 किससे रिलेटेड है, तो एग्जाम्शन कब दे रखी है, जब सेक्शन 40 के तहत कोई इमरजेंसी हो। छूट किस स्थिति में प्राप्त हो सकती है, तो अर्जेंसी की स्थिति में हो सकती है। अर्जेंसी के प्रोविजन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 40 में डिटेल में दे रखा है। एग्जाम्शन देने का अधिकार किसको है, तो ऑब्वियसली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ही होगा। अर्जेंसी केस नो SIA, ये किस सेक्शन में कहा गया है, तो इस सेक्शन 9 में कहा गया है। इस तरीके से हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा जो चैप्टर है, स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड फूड स्क्रूटनी, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध, इसमें सिर्फ सेक्शन 10 ही है, तो इसको अब पढ़ते हैं। सेक्शन 10 बात करता है स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी। क्या कह रहा है ये सेक्शन, फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए इरीगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड का एक्विजिशन सामान्यतः नहीं किया जाएगा। जहाँ से फसलें हो रही है किसानों की, तो वहाँ पे मोस्टली उस जगह का, अगर उपजाऊ भूमि है तो उसका एक्विजिशन नहीं किया जाएगा। ऐसी उपजाऊ कृषि भूमि केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही एक्वायर की जा सकती है। तो ये तो इसकी जिस्ट है। तो इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड, बहुफसली सिंचित भूमि का एक्विजिशन सामान्यतः परिस्थितियों में प्रतिबंधित है, केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया जा सकता है। किस लिए है ये प्रोविजन, फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि किसानों की भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और खाद्यान्न उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसकी टाइटल ही इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन में यही आएगा, सेक्शन 10 किससे रिलेटेड है, सेफगार्ड के लिए, और किस प्रकार की भूमि का एक्विजिशन सामान्यतः नहीं किया जाता है, तो इरिगेटेड जो मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चरल लैंड है उसका जनरली नहीं किया जाता है, ओनली एक्सेप्शनल केस में ही किया जा सकता है।
अब है चैप्टर 4 नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन, अधिसूचना और भूमि अर्जन। सेक्शन 11 से लेके 30 तक है, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 11 है प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन, प्रारंभिक अधिसूचना। तो इसमें जब भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि पब्लिक पर्पस के लिए किसी लैंड की ज़रूरत है तो वो पहले प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करती है। ऐसा नहीं है कि जाके सीधा ही एक्वायर कर लिया। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है वो गैजेट में प्रकाशित होगी। उसके अलावा 2 लोकल न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, तहसील आदि में चस्पा की जाएगी। गवर्नमेंट वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। जो एरिया अफेक्ट होने वाला है उसको सूचना दी जाएगी। नोटिफिकेशन के बाद लैंड का विक्रय, हस्तांतरण या नया कोई भी एनकम्बरेंस नहीं बनाया जा सकता। एनकम्बरेंस यानी उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भार, जैसे उसको रेंट पे देना या फिर सेल आउट करना, ट्रांसफ़र करना, ये सब। कलेक्टर को 2 महीने के भीतर लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेक्शन 11 है, पहले प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, यानी फर्स्ट स्टेप है ये। सेक्शन 12 बात करता है प्रीलिमिनरी सर्वे एंड पावर ऑफ ऑफिसर्स। नोटिफिकेशन के बाद एक प्रीलिमिनरी सर्वे होगा और ऑफिसर्स की क्या क्या पावर है उनको। तो लैंड एक्वायर करने से पहले गवर्नमेंट यह जान सकती है कि उस भूमि का पर्पस क्या है, उपयुक्त है या नहीं। अधिकारी के पास में क्या पावर है, जो भी अधिकारी अपॉइंट किए गए वो उस भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और उसका सर्वे कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और सब सोइल की जांच कर सकते हैं कि वो कोई इरिगेटेड तो नहीं है, उपजाऊ भूमि तो नहीं है, उसकी बाउंड्रीज डिसाइड कर सकते हैं और कोई ट्रेंच अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे कोई खाई भी खोद सकते हैं। सामान्यतः मालिक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाएगा सर्वे, और सर्वे अनुपस्थिति में सर्वे के लिए कम से कम 60 दिन का नोटिस देना होगा अगर कोई है नहीं तो। मकान या बंद परिसर में प्रवेश करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो खुला ग्राउंड या कोई खेत है तो 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अगर ये मालिक और प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। और अगर कोई बंद परिसर है, मकान वगैरह, तो उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों में काफ़ी MCQ बनते हैं। सेक्शन 13 बात करता है पेमेंट फॉर डैमेज, नुकसान के लिए भुगतान करना। तो जैसे ही सेक्शन 12 में सर्वे करते समय यदि किसी व्यक्ति की भूमि, फसल, पेड़, बाढ़ या बिल्डिंग आदि का नुकसान होता है तो फिर कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। ये जनरल सी बात इसमें है। ऑफिसर्स को हुए नुकसान का पेमेंट करना होगा। अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट हो तो मामला कहाँ जाएगा? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के पास, और फिर उनका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। सेक्शन 14 बात करता है लैप्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट, SIA रिपोर्ट का समापन होना, यानी पूरा कंप्लीट होना। यदि SIA रिपोर्ट के अप्रूवल के बाद 12 महीने के भीतर सेक्शन 11 की प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो वो SIA रिपोर्ट अपने आप ही लैप्स हो जाएगी। 12 महीने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो SIA रिपोर्ट की अप्रेजल के बाद 12 महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि लैंड एक्वायर की जा रही है। अगर 12 महीने में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वो SI जो रिपोर्ट है वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगी। फिर से करनी पड़ेगी SI रिपोर्ट फ्रेश। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उचित कारण होने पर 12 महीने की उस अवधि को एक्सटेंड भी कर सकती है। एक्सटेंड करने पे कारण लिखित में दर्ज करने होंगे और वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। अब हम वीडियो को समअप करने से पहले अब तक जितना पढ़ा है उसके MCQ देखते हैं। सेक्शन 11 से बनने वाले MCQ है। सेक्शन 11 के तहत प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन कहाँ प्रकाशित किया जाएगा? तो ये केवल हमने बात करी थी, केवल अगर आंसर होता है तो नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कहाँ किया जाएगा? ऑफिशियल गैजेट में किया जाएगा। प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन किन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा? तो 2 लोकल जो न्यूज़पेपर है उनमें किया जाएगा। सेक्शन 11 के तहत नोटिफिकेशन के बाद उस भूमि पर क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी तरीके का अनकम्बरेंस यानी सेल नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफ़र, गिफ्ट, कोई भी उस पर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 4, कलेक्टर को प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन के बाद कितने समय में लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने होंगे? तो कितने दिनों में करने होंगे? 2 महीने में अपडेट करना होगा। फिर सेक्शन 12 के तहत लैंड में किस उद्देश्य से प्रवेश कर सकते हैं? तो सर्वे के लिए प्रवेश किया जा सकता है। सेक्शन 12 के तहत सब सोइल की जांच
कर सकते हैं अधिकारी? तो हाँ, कर सकते हैं। यदि मालिक अनुपस्थित हो और सर्वे करना हो तो न्यूनतम कितने दिनों का टाइम देना पड़ेगा? 60 दिन का। और अगर वही कोई भवन या बंद परिसर है तब कितने दिन का टाइम देना है? तब देना है 7 दिन का। 60 और 60, 7, दो इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। सेक्शन 13 के तहत सर्वे के दौरान हुए नुकसान का भुगतान कौन करेगा? तो जो अथराइज्ड ऑफिसर है जिनकी वजह से नुकसान हुआ है वो सब करेंगे। यदि नुकसान के भुगतान की राशि को लेकर विवाद होगा तो मामला कहाँ जाएगा? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। सेक्शन 13 के तहत विवाद का निर्णय किसका फाइनल होगा? तो किसका होगा? कलेक्टर या चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का। फिर है सेक्शन 13 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? पेमेंट फॉर डैमेजेस। सेक्शन 14 बात करता है एसआई रिपोर्ट के अप्रूवल के बाद सेक्शन 11 की प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन कितने महीने में जारी होनी चाहिए? तो 12 महीने में जारी होनी चाहिए। यदि 12 महीने के भीतर सेक्शन 11 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो उस रिपोर्ट का क्या होगा? वो रिपोर्ट अपने आप ही लैप्स हो जाएगी। लैप्स होने पर क्या करना होगा? फिर से फ्रेश एसएआई करवानी पड़ेगी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 14 के तहत 12 महीने की अवधि को बढ़ा सकती है अगर कारण ऐसा हो, यानी अगर कोई विशेष परिस्थितियां हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।